नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 25 जुलाई और 25 जुलाई को आपका सेकेंड शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम था आपका समाप्त हो गया है। तो सेकेंड शिफ्ट में 100% जो रियल प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि सेकेंड शिफ्ट में आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे जिससे आपके नेक्स्ट में प्रश्न आ सकते हैं या किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये फैक्ट्स है जो कि आपके लाभदायक होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले बिना किसी देरी के। तो देखिए, आज का जो पहला जो प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, वो पूछा गया है कि राउत जो नाच है, राउत नाच लोक नृत्य है, वो आपका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो राउत नाच है दोस्तों, आपको बता दें ये हमने आपको बहुत बार बता चुका है, साथ में आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड कराया था कि राउत जो नाच है आपका कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। ठीक है, कहाँ का राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। ठीक है, ये राउत नाच एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो कि मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के किसके द्वारा किया जाता है, तो आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है। ये दिवाली के बाद देव उड़नी एकादशी के त्यौहार पर किया जाता है और मुख्य रूप से यादवों के द्वारा किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से एक और लोक नृत्य को याद रख लीजिएगा, वो दोस्तों आपका पांडवानी नृत्य। ठीक है, पांडवानी नृत्य को भी याद रख लीजिएगा, ये आपका बार बार पूछा जाता है। और इनसे संबंधित जो एक कलाकार है तीजन बाई, ठीक है, तीजन बाई के बारे में भी आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है, तो पूछा जाएगा कि तीजन बाई का जो संबंध है किस नृत्य से है, तो पांडवानी मारना है। या अगर पूछ दिया जाए कि पांडवानी जो नृत्य है आपका किस राष्ट्र से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। से पहले आपको बता दें कि जो लोग भी अगले शिफ्ट में इनका एग्जाम है या अगले दिन एग्जाम है या किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे शिक्षक देने वाले हो, उनके लिए एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम आपका 2023 में कंडक्ट हो रहा है उसका एक कंबाइंड पीडीएफ बनाया गया है, जो कि अभी तक आप 25 जुलाई तक अगर आप लेते हैं तो आज 25 जुलाई तक पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी 2 दिन का 26 और 27 जुलाई का पीडीएफ आपको 27 जुलाई के बाद है जो कि दिया जाएगा। ठीक है, मात्र 25 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आपको मिलने वाला है। व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा व्हाट्सएप का सहायता, और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया रहेगा। ठीक है, सभी इसका जो सबसे बड़ी खास बात है वो आपका सभी प्रश्नों के साथ आपका इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को शामिल किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हर शिफ्ट में आपका अभी जो एसएससी सीजीएल का चल रहा है 5 से 6 प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, ये हम नहीं, ये जो स्टूडेंट आपके एग्जाम देकर आ रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, वही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष किया था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के विषय में पूछा गया था कि बंगाल विभाजन किस वर्ष किया था, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका 1905 हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया था। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बंगाल जो विभाजन है वो प्रभावी कब से हुआ था, तो ये दोस्तों आपका 20 जुलाई को आपका 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को आपका प्रभावी हुआ था। ठीक है, इसके अलावा बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था, अगर ये आपसे पूछ दिया जाए तो आपका स्वदेशी आंदोलन को क्लिक करना है। इसके अलावा बंगाल विभाजन को रद्द भी किया था, तो किसने रद्द किया था, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा रद्द किया गया है, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया है। सन कितना में या ईस्वी कौन सा था, तो ईस्वी आपका 1911 ईस्वी था। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था, तो ये दोस्तों आपका लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड लिट्टन के द्वारा कब लाया गया था, तो 1878 में लाया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पहले वाइसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये दोस्तों आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली जो रेल लाइन चली थी वो दोस्तों आपका किस गवर्नर जनरल के काल में चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। क्योंकि ये जो प्रश्न आपका पहले भी बन चुका है कि भारत में पहली जो ट्रेन है कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बम्बे से ठाणे तक चली है लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर काल में सन 1853 में। अब पूछ दिया जाए कितना किलोमीटर तक चली थी, तो 35 किलोमीटर तक, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन संतूर वाद्य यंत्र उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में एक आपका पंडित शिव कुमार वर्मा दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका 100% राइट आंसर था। ठीक है, पंडित शिव कुमार वर्मा आपके संतूर वाद्य यंत्र उपयोग करते हैं, बजाते हैं, उससे संबंधित हैं। इनको संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया है 1986 में, इसको याद रख लीजिएगा। पद्मश्री अवार्ड दिया गया है 1991 में, और आपका पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है,
चलिए, इसके अलावा भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक के नामों को देखें तो एक तो आपके पंडित शिव कुमार शर्मा हो गए, एक आपके रुस्तम सोपोरी हो गए, इसके अलावा वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य, ये सभी क्या हैं तो भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। इसके साथ आपका अगर तबला वादक आपसे पूछ दिया जाए तो तबला वादक आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो उस्ताद जाकिर हुसैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मशहूर शनाई वादक से पूछ दिया जाए तो दोस्तों आपका बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पंडित भीमसेन जोशी है जो कि किस संगीत से संबंधित है तो आपको कर्नाटक संगीत मार्क कराना है, जो कि पहले भी शिफ्टों में पूछा जा चुका है, तभी ये क्वेश्चन को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद पूछा गया था या अनुसूची पूछा गया था, इसका क्लियर नहीं मिल पाया है, लेकिन हम लोग सभी बिंदु पर बात करेंगे, इस अनुसूची के विषय में भी बात करेंगे, अनुच्छेद पर भी बात करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद का। तो मूल संविधान में जो आपका अनुच्छेद था वो आपका 395 अनुच्छेद था। ठीक है, मूल संविधान में आपका 395 अनुच्छेद था, 22 आपके भाग थे, इसके अलावा 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, अगर आपसे अनुच्छेद पूछा होगा मूल संविधान में तो 8 हो जाएगा, भाग पूछा होगा तो 22 हो जाएगा, अनुच्छेद पूछा होगा तो 395 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वर्तमान समय में आपसे पूछ दिया जाए, वर्तमान समय में पूछ दिया जाए कि आपके अनुच्छेद कितने हैं, अनुसूची कितने हैं, भाग कितने हैं, तो वर्तमान समय में आपको 476 अनुच्छेद है, इसके अलावा 12 अनुसूचियाँ हैं और आपका 25 भाग है। इसको देख लीजिएगा, मूल संविधान में आपका ये था डाटा था और आपका वर्तमान समय में डेटा तो आपका है वो दोस्तों आपका ये वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अक्टूबर 2022 में भारत के महान्यायवादी हैं जो कि कौन बनाए गए हैं या किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अक्टूबर 2022 में दोस्तों आपको बता दें तो जो भारत के नए महान्यायवादी बनाए गए हैं वो दोस्तों आपका श्री आर वेंकट रमनी को बनाया गया है। ठीक है, तो वेंकट रमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूछ दिया जाए इनका क्रमांक यानी कि कितने नंबर के महान्यायवादी हैं तो आपके 16वें नंबर के हैं, अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी हैं। इसके अलावा प्रथम अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका MC तलवार है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो आपके भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है तो अनुच्छेद आपका 76 है। ठीक है, अनुच्छेद 76 आपका भारत के अटॉर्नी जनरल की स्थिति से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा भाग पूछ दिया जाए तो भाग 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि हाल ही में जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो कि किसे बनाया गया है। ठीक है, तो हाल ही में जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे दोस्तों आपको राजीव कुमार जी को बनाया गया है। कब बनाया गया है तो दोस्तों आपका 15 मई 2022 से आपके भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके अलावा कितने नंबर के हैं तो ये दोस्तों आपके 25वें नंबर के हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम यानी कि पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो ये दोस्तों आपका सुकुमार सेन है, जो कि पहले के प्रश्न में आपका पहले आपका जो शिफ्ट में ये प्रश्न है जो कि पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत के चुनाव आयोग की शक्ति भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद दोस्तों आपका 324 अनुच्छेद में आपका मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग का क्या है तो विवरण किया गया है। ठीक है, चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग दोस्तों आपको बता दें इसका जो स्थापना है 25 जनवरी 1950 को होता है और 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा चुनाव आयोग का जो चुनाव है जो कौन कि क्या क्या का चुनाव करवाता है तो आप बताइएगा कि चुनाव आयोग जो क्या है राज्यों के जो पंचायत होते हैं पंचायत का क्या चुनाव करवाने का शक्ति है, क्या चुनाव आयोग के पास है तो इसका आंसर होगा कि नहीं है। ठीक है, पंचायतों नगर निगमों नगर पालिकाओं जितने भी होते हैं उनका चुनाव जो करवाता है वो दोस्तों आपका राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, जो चुनाव आयोग है जो केंद्र वाला चुनाव आयोग है जो कि आपका वो किसका चुनाव करवाता है तो दोस्तों आपको बता दें लोकसभा का चुनाव करवाएगा, राज्यसभा का कराएगा, राज्यों के विधानसभा विधानमंडलों के जो चुनाव होंगे वो आपका चुनाव आयोग कराएंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सभी का चुनाव आपके चुनाव आयोग करवाते हैं, लेकिन पंचायतों नगर पालिकाओं नगर निगमों का चुनाव आपका चुनाव आयोग नहीं करवाएगा। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि पहला जो खेलो यूथ गेम्स है वो दोस्तों आपका कहाँ हुआ है। ठीक है, तो पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करेंगे तो दोस्तों आपका जनवरी 2018 में दिल्ली में खेला गया था। ठीक है, दिल्ली में खेला गया था तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा तो दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा खेलो इंडिया खेल का जो आयोजन है किस मंत्रालय के द्वारा है जो कि कराया जाता है तो इसका जो आयोजन है युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए कि द्वितीय यानी कि दूसरी बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ है तो यह आपका
2019 में हुआ है पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके अलावा तृतीय वाला अगर पूछ दिया जाए तो 2020 में हुआ है गुवाहाटी असम में। इसके अलावा चतुर्थ यानी कि फोर्थ पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका 2021 में हुआ है पंचकुला हरियाणा में। इसके अलावा पांचवी बार आपका 2022 में हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर आयोजित हुआ है तो ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि विश्वनाथ जो आनंद है आपके शतरंज में विश्वनाथ आनंद के बाद शतरंज में भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ठीक है। तो विश्वनाथ आनंद के बारे में आप लोग को मालूम होगा, ये भारत के पहले क्या थे, ग्रैंड मास्टर थे, ठीक है, पहले ग्रैंड मास्टर थे जो कि आपका 1987 में ये बने थे। लेकिन दूसरा आपसे पूछा गया था तो दूसरा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र बरुआ, ठीक है, देवेंद्र बरुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर थे। और ये बने कब थे तो ये बने थे आपका 1991 में, ठीक है, 1991 में बने थे। जो आपके विश्वनाथ आनंद थे ये दोस्तों आपके तमिलनाडु के रहने वाले थे, लेकिन देवेंद्र जो बरुआ है ये दोस्तों आपके कहाँ के रहने वाले थे तो ये आपके पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तीसरे ग्रैंड मास्टर का तो तीसरे जो ग्रैंड मास्टर है आपका परवीन थिप्से, ठीक है, परवीन थिप्से आपके तीसरे ग्रैंड मास्टर है जो कि 1997 में बने थे और ये दोस्तों आपके महाराष्ट्र से रहने वाले थे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है तो सबसे कम उम्र के भारत के जो ग्रैंड मास्टर है वो आपके आर प्रगनंदा है, ठीक है, कौन है तो आर प्रगनंदा है। इसके साथ ये दुनिया के सेकेंड यानी कि दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के क्या है तो आपके ग्रैंड मास्टर हैं। तो पहला दुनिया का सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है तो सर्गेई कारजाकिन, ठीक है, सर्गेई कारजाकिन आपकी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। दूसरा में आपके आर प्रगनंदा है लेकिन भारत में आपका पहला ही है। इसके अलावा भारत के 42वें ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे जो कि हाल ही में बना है 2023 में, ये आपका तेलंगाना के भूपल्ला प्रणीत है, ठीक है, तेलंगाना के भूपल्ला प्रणीत है जो कि आपका क्या बना है भारत के 42वें ग्रैंड मास्टर बना है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स वो आपसे पूछा गया था कि कृषि में, ठीक है, कृषि में किस पदार्थों का जो उपयोग है, किस पदार्थों का उपयोग है जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए। एक ऑप्शन में आपका जैविक पदार्थ दिया गया था, इसके अलावा दूसरा आपका उर्वरक दिया गया था, तीसरा दोस्तों आपका रासायनिक पदार्थ दिया गया था, ठीक है। चौथा ऑप्शन उनको नहीं मालूम है तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा रासायनिक पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक खाद का जो उपयोग है हम लोग कृषि में नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रासायनिक पदार्थ, ठीक है। इसके अलावा एक आपका फ्रेंड्स जो प्रश्न बना था वो आपका परमानेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट से बना था कि परमानेंट सेटलमेंट के वक्त आपका जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो दोस्तों आपका कौन था, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट दोस्तों आपका पहली बात तो हुआ कब था तो ये दोस्तों आपका 1793 में, ठीक है, 1793 में दोस्तों आपका क्या हुआ है तो परमानेंट सेटलमेंट हुआ था। उस समय आपका वायसराय नहीं हुआ करता था, उस समय आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, ठीक है। तो उस समय जो आपके बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो दोस्तों आपके कौन थे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है, इसको क्या याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जो कि परमानेंट सेटलमेंट में जो आपका क्या थे उस समय के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वायसराय थे, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इसके अलावा ये पहली बार इंट्रोड्यूस कहाँ पर हुआ था तो इसको भी याद रख लीजिएगा बंगाल में हुआ था, बंगाल बिहार में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा मद्रास वाराणसी में, इस बंगाल बिहार के बाद हुआ था सबसे पहले, अगर आपसे पूछ दिया जाए तो बंगाल बिहार हो जाएगा। इसके बाद परमानेंट सेटलमेंट को जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, जमींदारी प्रथा भी कहते हैं, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा अगर आपसे पूछ दिया जाए। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस के विषय में हम लोग बात करेंगे तो फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया किसे कहा जाता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया किसे कहा जाता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही किया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा एंग्लो जो मैसूर वार हुआ था थर्ड वाला, ठीक है, तृतीय एंग्लो मैसूर वार हुआ था उस समय भी वायसराय आपका यही था, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि चीफ ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस, ठीक है, चीफ ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस, ठीक है, यानी कि जो आपका भारत में तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो दोस्तों आपका कौन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका भारत के राष्ट्रपति दिया गया था, ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर तीनों फोर्स की बात करेंगे तो पहला पे दोस्तों आपका आता है डिफेंस स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करेंगे तो इसके जो आपके स्टाफ के जो हेड हैं, ठीक है, वो दोस्तों आपका जनरल अनिल चौहान जी है, ठीक है, जनरल कौन है अनिल चौहान जी हैं। इसके अलावा सेकंड पे आपका आर्मी स्टाफ की बात करेंगे, इसके जो चीफ हैं तो वो दोस्तों आपके मनोज पांडे हैं, ठीक है,
इसके अलावा थर्ड की बात करेंगे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है। तो नेवल स्टाफ कौन है, तो एडमिरल राधा कृष्णन है, ठीक है, राधा कृष्णन हरि कुमार, ठीक है, राधा कृष्णन हरि कुमार दोस्तों आपके क्या हैं, तो नेवल स्टाफ के चीफ हैं, ठीक है। लेकिन आपका शायद तीनों सेनाओं के चीफ पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका प्रेसिडेंट, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया था, उसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी बात करेंगे दोस्तों, तो अभी प्रश्न नहीं मिल पाए हैं। बाकी जितने भी प्रश्न मिले हैं 15 से 16 प्रश्न आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया है। बाकी ओवरऑल पेपर का हम लोग ब्रीफ लें कि आप आज के सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था आपका किस लेवल का था, जो कि स्टूडेंट के द्वारा ही भेजा गया है। तो देखिए आज का जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था, जो क्वांट आपका आया था ना, क्वांट जो आपका आया था वो दोस्तों आपका इजी टू मॉडरेट आया था, ठीक है। क्वांट आपका आया था इजी टू मॉडरेट दोस्तों आपका क्वांट आया था। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग रीजनिंग का। तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन था दोस्तों आपका 22 से 23 जो क्वेश्चन थे आपके डुएबल थे, ठीक है। इसके अलावा जो एनालॉजी से क्वेश्चन आए थे, मैट्रिक्स ट्रिकी से क्वेश्चन आए थे, जो कि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी थे, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन था आपका नॉर्मल था। बाकी PQRS से आपका लेंदी आया था, लेकिन बट इजी आया था। इसके अलावा जीके जीएस के जो क्वेश्चन है, जो आपने देख ही लिया किस प्रकार के प्रश्न जो कि आपको देखने को मिले थे। जीके जीएस का लेवल जो आपका थोड़ा सा मॉडरेट देखा गया है, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा आपका क्या था, हार्ड नहीं था कि बन ना सके 15 से 16 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यही आपका सेकंड शिफ्ट का हाल रहा। बाकी हम लोग थर्ड शिफ्ट में मिलेंगे, थर्ड शिफ्ट का क्या हाल रहेगा। इसके अलावा इसका जो PDF है आपको कहाँ मिलेगा ये जान लीजिए। तो इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज तीनों शिफ्टों का PDF आपको वहाँ पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही अगर ऑल शिफ्ट का PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, तो मात्र 25 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आप प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपका 14 से 27 जुलाई तक का PDF रहेगा। जीके जीएस के और करंट अफेयर्स के 1000 प्रश्न रहेंगे। 1000 प्रश्नों के साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट सभी प्रश्नों के साथ रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए, अपकमिंग SSC एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।